हिंदुस्तान के करोड़ों कविता प्रेमियों को नमस्कार, आदाब, सलाम। आपके ही दोस्त तारक मेहता का आइए हम उस महफिल में हैं जहाँ कविताएं हैं, हंसी है, खुशियां हैं, मुस्कुराहट है। मैं हूं और आपका साथ है, यानी कि वाह वाह क्या बात है। मैं तो साहब कविताओं का नौकर हूं और ऐसी नौकरी करने में किसी खुशी नहीं मिलती और मैं बिल्कुल अपनी नौकरी करने के लिए हाजिर हूं। लेकिन नौकरी और सरकारी नौकरी में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क इतना सा होता है कि सामान्य नौकरी में आदमी काम करता है और सरकारी नौकरी में सिर्फ ऑफिस जाता है। सरकार में कोई कर्मचारी थे, वो अपने साहब के पास गए छुट्टी मांगने के लिए, तो साहब ने कहा छुट्टी नहीं मिल सकती। और बोले नहीं साहब छुट्टी दे दीजिए, बहुत मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। अरे साहब ने तुरंत छुट्टी दे दी। छुट्टी दी और 2 दिन बाद जब वो वापस आया तो साहब ने उससे पूछा, बेटा तुम पुनर्जन्म में यकीन रखते हो? बोले क्यों? बोले जब तुम गए थे तो कल तुम्हारे दादाजी मिलने आए थे। इस नौकरी का तो क्या कहना, लेकिन हमारी नौकरी तो आपके चेहरों पे हंसी लाने की है और इस नौकरी को हम बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाते हैं। और ये नौकरी और खूबसूरत हो जाती है जब कोई खूबसूरत महिला पास में खड़ी हो। कितना मजा आता है ना। तो चलिए मैं मिलवाता हूं और बुलाता हूं मेरी को होस्ट। नमस्कार, मैं हूं आप सबकी एटीएम और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अब इन्हें देख के तो आपको एहसास हो ही गया होगा कि मेरी नौकरी कितनी मजे की है। मजे की? यानी आप नौकरी मजे के लिए करते हैं? मुझे तो लगा पैसों के लिए करते हैं। अरे भाई तुमने अभी अपना खुद का नाम बताया ना, एटीएम, अंजलि तारक मेहता। तो जब एटीएम खुद पास में खड़ा हो तो पैसों की किसे परवाह है, जब चाहे पैसे मिल जाते हैं। और मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, वैसे भी हमें पैसे कमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होती। हमें कोई चांद पे भी भेज देना तो हम प्लॉट काट के भेज देते हैं। हम फोटोग्राफर के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं कि पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो भेज दे जिसमें जूते भी आ जाए। ये हमारा तरीका। लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, तुमने कभी नौकरी करने की कोशिश की है? नहीं सर, मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। तो करो ना। मतलब? नहीं, वैसे एक सजेशन है कि मेकअप तो तुम रोज करती हो, एक बार चेकअप भी करवा लो। मेरे मेकअप और चेकअप के बारे में ना पैकअप के बाद बात कर लेंगे। फिलहाल मेहमान आ चुके हैं, शो को आगे बढ़ाइए। ओ या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कभी कभी तुम समझदारी की बातें करती हो। एग्जैक्टली, शो को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, वो मित्र जो आज सुनाएंगे कुछ ऐसा जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह वाह क्या बात है। ये बात मेरी पत्नी भी जानती है कि हम कवियों का पेट तालियों से भरता है। कभी कभी तो यूं होता है, मैं घर जाता हूं तो बीवी ताली बजा देती है, मैं समझ जाता हूं आज खाना बना नहीं। मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए। मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ? बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। कि एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला भूखा हूँ मैं बेटा, जरा कुछ तो पसीजिए। मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। लगता है मोबाइल का आविष्कार जरूर किसी महिला ने ही किया होगा, क्योंकि हर पत्नी को एक ही ख्याल आता है कि ऑफिस के बाद उसका पति कहां जाता है। क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं जो तीनों ही कमाल के हैं। शकील जी जिनकी खेती लहलहा रही है, प्रवीण जी जिनकी खेती इधर उधर बल खा रही है, और बीच में जो ये चांद है, हाय हाय,
मुझे तो याद आता है एक बार एक मक्खियों का जोड़ा इधर बैठा था महेंद्र अजनबी के सर पे, तो जो फीमेल मक्खी थी उसने मक्खे से कहा कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं नौकरी पर। तीनों हमारे साथ है। महेंद्र अजनबी जो एक जमाने में नौकरी करते थे और इतनी बढ़िया नौकरी करते थे कि सरकार ने इन्हें निकाल दिया। मतलब सरकार ने कहा कि अब आप कविताएं पढ़िए, वही ज्यादा ठीक है। प्रवीण शुक्ल अभी तक नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं कब इन्हें निकलना पड़े। शकील मालेगावी ने जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की। शायर कभी नौकरी थोड़ी ही करता है, शायर तो मस्त रहता है साहब। लेकिन आप तीनों ने नौकरी की है इस जनता की कि हम जब तक रहेंगे इस जनता को हंसाएंगे। इससे बड़ी नौकरी क्या हो सकती है। आप तीनों के लिए जोरदार क्या बात है। तो तीनों यहाँ बैठे हैं और इस वक्त तीनों ही टुकुर टुकुर निगाहों से अभिनय ये कर रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं, पर देख ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जहां से भी देख के बात करें। लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप जो हमें देख रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे ये और सुनाएंगे कुछ। तो इंतजार खत्म करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं शकील भारती को। बज गई तालियां। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बात मेरी पत्नी भी जानती है कि हम कवियों का पेट तालियों से भरता है। कभी कभी तो यूं होता है, मैं घर जाता हूं तो बीवी ताली बजा देती है, मैं समझ जाता हूं आज खाना बना नहीं। हमारे यहाँ शादियां भी होती है ना, 10-12 मेहमान तालियां बजाते हैं, 100-150 खा के निकल लेते हैं। हम नौकरी कहाँ करते हैं, जहाँ खड़े होते हैं कविता सुनाते हैं, कैश मिल जाता है। इधर काम इधर तनख्वाह, ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है। कभी कहीं भी खड़ा हो जाता है जी, कहीं से भी अपनी पंक्ति शुरू कर देता है, जैसे मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। करिए, शेर सुनाऊं? सुनाइए। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता। अच्छा, वाह। नहीं, शेर बोल रहा हूँ। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत अच्छे। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, करीना कपूर मेरी होती। अच्छा, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। और मेरे अंकल आज भी जिंदा होते। अच्छा, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, मेरी आंटी का अगर वेट ना होता। अगर आंटी का वेट हो तो मुश्किल हो ही जाती है। तो हमारे कवि है जैमिनी हरियाणवी जी, उनकी 4 पंक्तियां बड़ी लाजवाब है कि भूचाल आया तो समस्या हुई खड़ी, क्योंकि घरवाली पलंग के नीचे गिर पड़ी। तो मैं उसके करीब गया और ये सवाल उठाया कि भूचाल आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूचाल आया। तो कुछ शेर और इरशाद। सबको अपना शेर सुनाना, हलवा है क्या? शब्दों से फिर भेजा खाना, हलवा है क्या? हलवा है क्या? हाँ। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना। हलवा है क्या? क्या बात है, वाह वाह शकील जी। मैं तो ये पूरी लाइफ वहम में रहूंगा। आपने शेर पे वाह वाह की है कि मेरे ऊपर? शेर पे हलवा है क्या? इससे मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जी जी जी। लड़की का क्या 1 मिनट में सेट हो जाती है, बाद में उसका खर्च उठाना। हलवा है क्या? बाइक चलाना, प्लेन चलाना इजी है, हाँ। मेहनत करके घर को चलाना हलवा है क्या? बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। इसके उसके मुंह से छीन के कोई भी खा सकता है। क्या बात है। किसी नेता का लूट के खाना, हलवा है क्या? हलवा है क्या? हमारे खानदान में बड़ी दिक्कत है, परंपरा। अच्छा, ससुराल का हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर। क्या बात है। सास मदारी तो मेरा ससुरा है बंदर। दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर। लोकल के सफर में एक लड़की जो मिली थी, मंजिल को मैं भूला, जाना था मुझे कुर्ला तो उतरा मैं भयंदर। दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर। कट रही है जिंदगी अपनी बड़े ही शान से, ईमान से। मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से, ईमान से। ईमान से। फायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से, ईमान से। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। आपको भी दावत दे रहा हूँ, कभी आए। अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से, ईमान से। जब से पत्नी को बिना मेकअप के देखा रात में, बरसात में, डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से, ईमान से।
डर जरा सा भी नहीं लगता अब शैतान से, ईमान से। ये मेरी पत्नी की बात है, आप बार बार वाह वाह कर रहे हैं। आखिरी शेर मेरी ख्वाहिश है ये कि कतरीना कैफ से शादी रचाने के लिए, मनाने के लिए, अच्छा, चाहे अब लड़ना पड़े अरमान या सलमान से, ईमान से। Shakil ji, superb. Iman se, you performed so very well. I'm glad you came here. Seriously. क्या बात है शकील भाई, मैं इनके लिए एक ही चीज कह सकता हूँ कि भाई ये पास में खड़ी हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी Thank लगती you. पर इनसे हिंदी बुलवाना हलवा है क्या? हाँ सही बात, क्या बात। उन्होंने जो तारीफ की है अभी तक के 23 बरस मेरी शादी को हुआ है, आपकी भाभी ने भी वो तारीफ नहीं की। ओ हो। मैं बार बार इसमें आऊंगा और 2 पंक्तियां बोलूंगा। सारे जमाने से जीत है, महंगाई से मात है, फिर भी वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। आपने कहा कि 23 साल में आपकी बीवी ने इतनी तारीफ नहीं की और इन्होंने इतनी की, आप एकदम से घायल हो गए। अब जाऊंगा खुद को खुलवाऊंगा तो डॉक्टर बताएंगे अंदर क्या क्या हुआ है। जी जी। लेकिन घर जाके हमारी जो भाभी हैं वो आपके साथ उचित व्यवहार करें हैं। जी। आप घर पहुंचे सम्मान से, ईमान से। जी जी शुक्रिया जी शुक्रिया। और आइए अब इस कमाल को आगे बढ़ाते हैं। शकील के बाद हम बुलाते हैं उसे जिनकी बीवी भी बड़ी कमाल की है। संजू नाम है उनका। संजू। और जब संजू के पति जो प्रवीण है वो उन्हें यात्रा पे ले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे किस्से उनके पास हैं। प्रवीण शुक्ल जी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके घुटनों में कोई रोग है क्या सर? तो खड़े होइए जरा, यहाँ आइए, तालियां बजाइए। देखिए, आजकल नौकरी में बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ एक जगह पर। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक नए चपरासी की नियुक्ति हो गई। आप पढ़ाते हैं तो दिक्कत आपको थोड़ी है, उनको दिक्कत है जो पढ़ रहे हैं। मेरी क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। उसका नाम था चपरासी का प्राणनाथ। प्राणनाथ। अब देखिए, लेडी टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे क्या कहकर बुलाएं, ना प्राण कह सकते ना नाथ कह सकते। एक टीचर ने मुझसे आकर कहा, बोले इसे कहाँ से पकड़ लाए सर, इसे क्या कहकर बुलाएं? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था अगले का पूरा का। मैंने तो देखा, जब मैं जाता हूँ कई बार कॉलेज, आजकल एक टीचिंग क्लास में होती है, एक टीचिंग उसके बाद में होती है जी। उस पर एक छंद सुनिएगा। सुनाइए। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरुजी पढ़ा रहे थे बीए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास में। इसीलिए समझा रहा हूँ इसे घास। गुरुजी ने पूछा बच्चे से, बेटे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? आज के छात्र का जवाब सुनिएगा, वो क्या पढ़ना चाहता है। कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। क्या बात? नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे। जब नौकरी की बात करते हो तो मुझे लगता है कि घरवाली से बड़ी नौकरी किसी की नहीं है। आप उसे प्रसन्न कर लो तो आपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। लेकिन उसे प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है जी, भगवान तक नहीं कर सकता। वो भी बेचारा धक्के खाता घूमता है कई बार। वो धक्के खाता इसलिए घूम रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही प्रवीण जी के, ईश्वर ने पुरुष बनाया फिर वो मुस्कुराया, ईश्वर ने महिला बनाई उसके बाद न पुरुष मुस्कुराया न ईश्वर। मुझे याद आता है पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। अगले साल फिर दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गए, मामला फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ गया।
लेकिन दोनों ने फैसला किया, जब हिसाब बराबर हो गया तब एक कविता सुनिएगा, जी। आपको आनंद आए। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अच्छा, अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी, कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार, कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि ये गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार, स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो तो कुली की क्या जरूरत है? जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं है। किनारे पर खड़े हुए लोग बोले बधाई, बहुत अच्छे, बधाई बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी, गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही वही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मैं। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी आपने बहुत अच्छी बात कही। हम पत्नियां 7 जन्म तक धर्म निभाती है, बंधन 7 मतलब 2 जगह। मतलब बंधन निभा के रखती है 7 जन्म तक। हाँ। ठीक है, पर ये पति लोग सच में पत्नियों से इतना डरते हैं? हाँ, किसने कहा? सवाल ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये महेंद्र अजनबी मेरे को मिले अभी 4 दिन पहले, जब मैं दिल्ली शो के लिए गया था। अच्छा। बोले कल मैंने घर में ऐसा कमाल कर दिया कि मेरी बीवी घुटनों पे आ गई। घुटनों पे आके मुझसे बात की। कहा अच्छा यार, इतना डरा दिया? मैंने कहा क्या किया घुटनों पे आके उन्होंने? बोला पलंग के नीचे से बाहर निकली तो दूंगी एक। तारीफ करना चाहता हूं मैं उस कवि की जो अब हमारे साथ होंगे, एक ऐसे कवि जो जितने कद में लंबे हैं उतनी ही लंबी दूरी तक उनकी कविताएं जाती है। जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां वहां ये कविताएं पढ़ने के लिए गए हैं, और इतने कमाल के कवि हैं, इतने कॉन्फिडेंस के कवि हैं कि इनकी किताब का शीर्षक है हंसा हंसा के मारूंगा। तो महेंद्र अजनबी जी जरा अपनी जगह से उठे, यहां तक आए, हम आपके लिए तालियां बजाएं। महेंद्र अजनबी जी। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। हम कवियों के साथ क्या क्या हो जाता है।
कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैं बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे। जब मैं नौकरी किया करता था जी, पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे कितने उस्ताद हो गए हैं, कभी कभी किसी बात का क्या जवाब दें। मैं परीक्षा की कॉपी जांच रहा था, अच्छा। बच्चे को जवाब आता नहीं था जो प्रश्न दे रखा था। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हाँ। हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं आ रहा था अभी यहाँ स्टूडियो में, तो आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। आपको अपनी लंबाई की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती अजनबी जी? नहीं, दिक्कत तो होती है। अच्छा। एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया ये नींबू क्या भाव दिया? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कवियों के साथ बड़ी दिक्कत वाली बात यह होती है कि अगर कोई कवि को ठीक से नहीं सुने, हूट कर दे, तो उसे सदमा लग सकता कवि को। भाई साहब जी, मुझे सदमा लगा तो मेरी याददाश्त चली गई। अच्छा। उस याददाश्त के जाने की कहानी आपको सुना रहा हूँ। जी सुनाइए। कि एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ के घुस जाता। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता कवि सम्मेलन में लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ करना, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह तो मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। आधा किलो नमक, 5 किलो आटा, 1 किलो गोभी, आधा किलो परवल, पाव भर चाय, 2 किलो चावल। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की। कविता पढ़ रहा है या लिस्ट अपने घर के राशन की? दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना है हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। एक बार तो दाढ़ी बनाने के बाद और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कुकू करता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दुम हिलाते हुए पहले मैं पहुंच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, पत्नी रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। अच्छा। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और मित्रों, भूलने का आलम यह है, सड़क पर खड़े हुए तो चलना भूल गए,
कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दिया। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या बात है? मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन मित्रों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा, हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे, नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है, और कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। दोस्तों भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई कमाल है महेंद्र अजनबी जी, आपने अपनी कविता को जो अंत किया वो लाजवाब था। आप जो भूलने की बात कर रहे थे, किसी किसी को हो जाती है बीमारी, अब हुई एक को भूलने की बीमारी तो डॉक्टर के पास चला गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता है, आजकल मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर बोले ये तकलीफ कब से है? बोले क्या कब से है? इसलिए जब आदमी भूलने लगे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए महेंद्र अजनबी साहब, प्रवीण शुक्ल जी और शकील मियां, आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी कलमकार होता है उसे कभी जमाना नहीं भुला सकता। प्रेम का जो धागा है वो कभी टूटता नहीं है, और ये प्रेम का धागा हमें जोड़े रखता है, और आपसे भी हम जुड़े रहेंगे। लेकिन आप तो यही हैं, कहीं जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं छुपे रुस्तम का। आज के जो हमारे छुपे रुस्तम है वो अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ भी कमाल कर सकता है। ये अनपढ़ कौन है, क्या है और कैसे करते हैं काम, स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अनपढ़ लोग भी नौकरी करते हैं। हाँ जी, जिंदगी में नौकरी तो किसी भी किस्म की हो सकती है, और अगर कोई आदमी अल्फाज की नौकरी करे, शब्दों की नौकरी करे तो क्या बात है। हमारे बीच में एक ऐसा युवा व्यक्तित्व है जिसका नाम है अमित अनपढ़। अमित अनपढ़ जी, और इससे ज्यादा आदमी की विनम्रता क्या होगी कि खुद को अनपढ़ कह रहा है। बोलो। इतनी मॉडेस्टी, इतनी विनम्रता, और बहुत अच्छा लिखता है। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारा छुपा रुस्तम है अमित अनपढ़, जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं कि वो आए और कितने पढ़े लिखे हैं हमें अपनी कविता से बताएं। हमारे छुपे रुस्तम अमित अनपढ़। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ जी। अभी देखिए, पिछले दिनों बारिश का मौसम था, हम एक दुकान पे गए थे छाता खरीदने, और अब हमने देखिए उस दुकान वाले से क्या कहा और उसने हमको क्या जवाब दिया कि एक दुकान वाले से ये मैंने कहा, मानने वाले छाता एक बड़ा मजबूत दिखलाइए, रीजनेबल हो रेट, कलर भी ना हो फेड, उम्र भर साथ दे जो ऐसा हो बताइए। तो बोला ये दुकानदार छाता ये चलेगा खूब आइडिया, बस आप मेरा अपनाइए, सावधानी तनी सी बस किए रहिएगा, धूप बरसात में ना इसको लगाइए। कि आजकल देखिए पश्चिमी सभ्यता का असर जो महानगरों में, शहरों में है, आज सड़क पर निकलते हैं ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि जिसको आप कील समझते हैं वो खंभा निकलता है जी। ऐसा ही एक दृश्य देखिएगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं
कि चेहरे पे लालिमा है, अधर है लाल लाल, नागिन से जुल्फों को लहरा के आ गई। छल गई छल से वो कामदेव को भाग गई, साट कटे कपड़ों में मेनकाहें आ गई। के ऊंची हील पहन के झटक के बाल चले, जवानों से ज्यादा बूढ़ों पे जवानी छा गई। अच्छा। पश्चिमी बिहार का असर कुछ ऐसा हुआ, चाची भी पहन के अब जींस टॉप आ गई। 4 पंक्तियां और इसी खानदान की सुने कि बस अड्डे पे खड़ा मैं गीत ये है गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है, और आंख जिससे लड़ी है दिखने में वो परी है, खूबसूरत बाला वो पास मेरे खड़ी है। तो बोली मुस्कुरा के वहाँ हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है, जिससे तेरी आंख लड़ी गौर से तू देख जरा, उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है। और आजकल देखिए साहब मोबाइल कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। 4 पंक्तियां मैं मोबाइल पे पढ़ता हूँ, सुने कि एक भिख मंगा के मेरे द्वार पर बोला, भूखा हूँ मैं बेटा जरा कुछ तो पसीजिए। मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। और 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि आजकल देखिए जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नियां अपने गुस्से को किस तरह से प्रकट करती हैं। बताइए। कि मायके जाना, हाँ आपके लिए विशेष है जी। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भीड़ती हैं ये। जिस दिन पानी की समस्या अति हो बिकट, उस दिन साबुन पे टूट पड़ती है ये। कि अपने पितावा भाई को ही मानती हैं तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती हैं ये। शादी के ही साल बस माधुरी सी लगती हैं, उम्र भर शशिकला भांति लड़ती हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। अबे अनपढ़, आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया, और कौन कहता है कि आप अनपढ़ हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि आप छुपे रुस्तम सेगमेंट में आए, और निश्चित तौर पे आज आप यहाँ से सारे देश को मिले हैं जो आज भले ही अनपढ़ हो, कल पढ़े लिखे लोग भी कहें कि अनपढ़ हो तो ऐसा। तो आज हम अमित अनपढ़ को एक प्रोत्साहन चिन्ह देना चाहते हैं। वाह वाह, क्या बात है किस्मत तो एक ऐसे खास मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं जिन्हें आपने कई बार देखा होगा फिल्मी पर्दे पे। वे लगान के गोली थे, वो एक अजनबी में बच्चन साहब के साथ थे, वो स्वदेश में थे, वो गंगा जल में थे, वो राजनीति में थे, न जाने कितनी फिल्में उन्होंने की, और टेलीविजन पे तो शनिदेव बन के उन्होंने कहर ढा दिया। आइए मिलते हैं दया शंकर पांडे से। भाई आपने हमारी इतनी तारीफ की है तो आप कहिए आप कौन सी कविता सुनना चाहेंगे? वैसे हमें एक ही कविता आती है। अरे तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तो भाई आपने हमारी इतनी इज्जत की है तो पूछना तो पड़ेगा ना। नहीं थी, अभी आप अपनी सिर्फ उस एक कविता की इज्जत करिए और सुनाइए। तो ठीक है, हम आपको अपनी किताब से एक कविता। अपनी किताब? आपने किताब लिखी है? क्या बात है? लिखी नहीं है भाई, हमने खरीदी है। तो अब अपनी कविता कथा शुरू कीजिए। पहले दिल की बात जुबान पर आने के लिए जवानी बीत जाती थी, आजकल दिल की बात डायरेक्ट मोबाइल मैसेज पर आ जाती है और मैसेज से सीधे एमएमएस तक पहुंच जाती है। जी। आज की कविता का शीर्षक है मोबाइल। लगता है मोबाइल का आविष्कार जरूर किसी महिला ने ही किया होगा, क्योंकि हर पत्नी को एक ही ख्याल आता है कि ऑफिस के बाद उसका पति कहां जाता है। वर्षों महिलाओं ने शाम के सूनेपन को जिया जी। फिर पति का इंतजार करने के बजाय मोबाइल का आविष्कार किया। बहुत अच्छे। और 10 रुपए का बेल्ट खरीद कर आदमी के गले में डाल दिया। बेल्ट वो जो मोबाइल के साथ जुड़ा होता है। हाँ। और बोली जाना है जहां जाओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी प्यारे तुम कहां हो। तो मोबाइल के मूवमेंट को चेक करते हुए हमारे मित्र ने एक बार हमसे पूछा
कि भाई ये मोबाइल का मूल मंत्र क्या है। तो हमने कहा मोबाइल फोन का मतलब है घर से बाहर भी पति पर मजबूत पकड़ रखने वाला एक चलता फिरता यंत्र है। क्या बात है, वेरी गुड। और ये बात पति के स्वाभिमान को शर्मिंदगी में डुबोती है कि मोबाइल फोन एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिसमें रिमोट तो हमारे हाथ में होता है पर कंट्रोल हमारे घर से होती है। अच्छा है। मोबाइल चीज ही ऐसी है। हमारे एक वरिष्ठ कवि मित्र ऐसे हैं कि एक पत्नी ने पति को मोबाइल पे फोन किया, बोले कहाँ हो, वो बोला मंदिर में, बोले घंटी बजा के बताओ। पति को मुंह से ही आवाज निकालनी पड़ी। तो खैर आज दयाशंकर पांडे जी ने आज यहाँ पे एक कविता सुनाई और हम चाहते हैं कि इसी तरह से सेलिब्रेट। एक मिनट, शायद फोन। हाँ हेलो, मैं आ ही रहा हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक, ओके, बाय, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय 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 बाय, जल्दी। हाँ एक मिनट, कौन था? अरे बातचीत से पता नहीं चला, लुगाई का फोन था। और आपसे भी हम जुड़े रहेंगे और प्रेम के धागे में कभी गांठ न लगने देंगे। आइए फिर से स्वागत करते हैं कविताओं का, हंसी का और आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आप इतनी सारी कविताएं लिखते हैं, उसमें से सबसे पसंदीदा आपकी खुद की कविता कौन सी है? अब आपको तो अपने सारे ही बच्चे पसंद होते हैं, ये थोड़ी कहा जाता है कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ अच्छा, ऐसे बताइए कि आपको कौन सी कविता थोड़ी कम पसंद है? क्वेश्चन वही है, नाक इधर से पकड़ा है बस। भाई मान लो 4-5 बच्चे हो तो एक नालायक निकल जाए तो माँ बाप प्यार करना थोड़ी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने लायक नहीं होते। हाँ। कुछ तो बड़े प्रसिद्ध कवि बन जाते हैं, लेकिन कुछ जहाँ होते हैं वहीं कविता करते हैं। देखते हैं कैसे हैं वो। हाँ ओके। गुंचे तेरी हालत पे दिल हिलता है, केवल एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने हंस के कहा ऐ बाबा, इस महंगाई में एक तबस्सुम भी किसे मिलता। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, खाए तो कैसे खाए यार, 40 रुपए डजन तो केले हैं। दूर से देखा तो सुंदरिया बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। उजले वस्त्रों में तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, फर्क इतना है वो घायलों को ढोती है और तुम घायल करती हो। आपकी शक्ल का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या कहूँ ये वाक्य कैसा है। कौन कहता है आप उल्लू जैसे हो, सच तो ये है उल्लू आपके जैसा है। तो हमने सुनी ये उन लोगों की कविताएं जो कवि नहीं। आज ये बड़े आम है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग खास बन जाते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पे वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम जब एक सृजनकर्ता का सम्मान करते हैं, आज बारी है उस सृजनकर्ता की जिसने न लोगों को हंसाया बल्कि बहुत सारे जहन में उनके सवाल भी सौंपे। एक ऐसा कवि जो देश के लिए सोचता है, एक ऐसा कवि जो समाज के लिए सोचता है और बहुत सहज ढंग से अपनी बात कह देता है। हमारे बीच में आज हमारे सम्मान के पात्र हैं महेंद्र अजनबी। जैसी कि परंपरा है कि हम जिसका भी सम्मान करते हैं उनके परिवार का एक सदस्य उपस्थित होता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज महेंद्र जी की पत्नी और हम सब की गीता भाभी यहाँ उपस्थित है और महेंद्र के पुत्र मानक यहाँ उपस्थित है। जिस वक्त आपकी शादी हुई महेंद्र अजनबी से, तब भी ये कवि थे? हाँ। आपने फिर भी हाँ किया उस वक्त? और क्या। क्या बात है। एक कवि होने के नाते कवि को ही पसंद किया था मैंने। एक कवि को पसंद किया, मतलब आदमी तो जैसा है वैसा है। कुछ खास बात, इनकी भूलने की बात कर रहे थे आप, क्या कहती हैं? भूलने की बीमारी से मैं हूँ इतनी परेशान, ये सोचकर कि कहीं हमें ही ना भूल जाए, हूँ मैं इतनी हैरान। अरे मानक, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मोमेंट आया मानक जब तुम्हें लगा कि इस वक्त अगर पापा नहीं होते तो ये काम शायद नहीं होता, इनका होना बड़ा जरूरी है? मतलब गिनना मुश्किल है तो इसलिए मैं गिनवाना नहीं चाहूँगा, पर ये कह सकता हूँ कि मैं आज बहुत ही गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। शैलेश जी, नौकरी की बहुत खूब बातें चली जी। हमारी नौकरी सलामत है ना? हमारी नौकरी तो चलती रहेगी भाई, हमारी नौकरी तो रात के 10 बजे आपके घर पे आने की है। तब मैं सिर्फ 2 पंक्तियां आपको कह के जाना चाहता हूँ कि हाँ, भले ही क्लाउन्स हैं, विदूषक हैं, या फिर हास्य कवि हैं, या जोकर हैं,
आपको आंगन पहुंचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हम आंसू पहुंचने वाले नौकर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आंसू हम पहुंचते रहें आपके चेहरों से और देते रहें हंसी उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है।